तो लास्ट टाइम हमने देखा था यूलर्स इक्वेशन के बारे में, ठीक है। ये वाली यूलर्स इक्वेशन हमने डिराइव की थी। अब इसी यूलर इक्वेशन को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें उससे मिलता है बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास यूलर्स इक्वेशन थी। तो इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0, ठीक है। तो हमारे पास जो डेंसिटी थी वो क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमने जो देखा था कि बर्नौली इक्वेशन में, जो यूलर्स इक्वेशन में जो फ्लूइड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, इनविजिड होता है। तो इस केस में डेंसिटी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो 0 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सी, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस इक्वेशन को हम जी से जब डिवाइड करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। अब यहाँ पे सी अपॉन जी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता ही है जब कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करो तो वो कांस्टेंट ही आएगा। तो इसलिए क्योंकि जी भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट ही आएगा। अब देखो, अभी हमने यूलर्स इक्वेशन से हमने बर्नौली इक्वेशन बनाई। अभी हमने देखा था कि यूलर्स इक्वेशन हमने एक सिर्फ पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन के लिए बनाई थी, पर बर्नौली इक्वेशन में क्या होगा, अब मान लेते हैं हमारे पास कोई पाइप या कंड्यूट है, वहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम लाइन्स होंगी, ठीक है। तो उस केस में ये वाली बर्नौली इक्वेशन वैलिड नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास फ्लूइड होगा वो हमारे पास इरोटेशनल फ्लूइड होगा, ठीक है। इरोटेशनल फ्लूइड होने से क्या होगा, जो कांस्टेंट होगा सी, वो कोई भी इनलेट होगा या आउटलेट, हर वहाँ पे स्ट्रीम लाइन की जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या क्या देखा, बर्नौली इक्वेशन किस किस पे डिपेंड करती है कि हमारे पास फ्लूइड जो होना चाहिए वो स्टेडी फ्लो होना चाहिए फ्लूइड का, ठीक है, इनविसिड और इनकम्प्रेसिबल, मतलब आइडियल फ्लूइड फ्लो होना चाहिए। और थर्ड जो होना चाहिए फ्लो होना चाहिए इरोटेशनल। अब क्या करते हैं, हम एक मान लेते हैं कि हमारे पास सिमिलरली एक पाइप कंड्यूट मान लेते हैं, एक डाटम मान लेते हैं, डाटम से जो हमारे पास ये इनलेट मान लेते हैं या आउटलेट मान लेते हैं। डाटम से इसकी हाइट Z1 है और इसकी हाइट Z2 है। प्रेशर जो लग रहा है P1 लग रहा है और वेलोसिटी है यहाँ पे V1 और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है V2, प्रेशर P2। अब यहाँ पे हमने बर्नौली इक्वेशन में देखा था P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसमें ये क्या पता लग रहा है कि हमें जो समीशन ऑफ दिस P प्लस रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड, यहाँ पे जितना इसका समीशन होगा सिमिलरली उतना ही समीशन इसका यहाँ पे होगा। तो इस इक्वेशन को हम इस केस में कैसे लिख सकते हैं, पाइप के केस में P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस Z1 प्लस P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस Z2, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है आइडियल फ्लूइड के लिए, ठीक है। P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसमें हम डिफरेंट जो टर्म्स आ रही हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जेड देख लेते हैं, जेड क्या है, जेड को बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक है। और इस एनर्जी पर यूनिट वेट जो हमारे पास है इसको हम हेड भी बोलते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल हेड भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, mg इंटू जेड, और हमारे पास वेट किसके इक्वल होता है, m इंटू जी। तब यहाँ से mg कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जेड आ जाएगा। सेकंड टर्म वी स्क्वायर अपॉन टू जी, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। एनर्जी पर यूनिट वेट मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको हेड भी बोलते हैं, तो इसको हम काइनेटिक हेड भी बोल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, 1/2 mv², और पर यूनिट वेट क्या हो जाएगा, m/g। तो यहाँ से हमारे पास v²/2g आ जाएगा। थर्ड जो हमारे पास है p अपॉन रो जी, उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो ये हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, वहाँ पे एक छोटा एरिया कंसिडर कर लेते हैं जिसका डिस्टेंस जो है x डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से फोर्स कितनी चाहिए होगी इस फ्लो को मेंटेन करने के लिए, जहाँ पे जो फ्लो हो रहा होगा किस फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, P इंटू ए के इक्वल, ठीक है, ठीक है। और अब वर्क डन क्या करेगा, वर्क डन बाई प्रेशर टू मेंटेन द फ्लो, वर्क डन कितना होगा, जो हमारे पास फोर्स आएगी उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन, ठीक है। अब वेट ऑफ द एलिमेंट किसके इक्वल होता है, वेट हमने देखा था किसके इक्वल होता है, रो वी इंटू जी। तो वी को हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया हमारे पास ए है, उसको यूनिट डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे जो डेल एक्स है हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा, बन जाती है वॉल्यूम। तो इसलिए हमने इसको ए इंटू डेल एक्स लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं हम कि इस वेट को, जो हमारे पास वर्क डन आया था, इसको डिवाइड कर देते हैं वेट से, ठीक है। तो यहाँ वाली आ गया हमने वर्क डन, जो हमारे पास जो वर्क डन आया था उसको हमने डिवाइड कर दिया वेट से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो वर्क डन की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा P अपॉन रो जी। तो P अपॉन रो जी क्या हुआ, वर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो पर यूनिट वेट, ठीक है, जिसको हम फ्लो एनर्जी भी बोलते हैं। तो अभी आपने देखा कि जितनी भी हमारे पास ये टर्म्स आई है, P अपॉन रो जी, वी स्क्वायर अपॉन, ये सारी एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, बर्नौली इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो अभी तक हमने जो डिराइव किया वो हमने क्या किया, बर्नौली इक्वेशन किसके लिए डिराइव की थी हमने, आइडियल फ्लो के लिए, ठीक है, आइडियल फ्लूइड के लिए। पर एक्चुअल में जो हम फ्लूइड से हम जो डील करते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, रियल फ्लूइड, ठीक है। तो अब रियल फ्लूइड्स में क्या होगा, जब वहाँ पे
जो भी फ्लूइड मूव करेगा किसी भी पाइप या कंड्यूट में, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि अगर हम विस्कोसिटी को भी कंसीडर करते हैं रियल फ्लूइड में, तो क्या होगा, जब विस्कोसिटी की वजह से कुछ रेजिस्टेंस आएगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि जब वो मूव कर रहा होगा फ्लूइड, तो क्या होगा, उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन की वजह से, विस्कस फोर्स की वजह से एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास ये पाइप है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो फ्लूइड की एनर्जी थी वो थी हमारे पास E1, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आके कुछ एनर्जी लॉस हो गई, ठीक है, एनर्जी लॉस टू ओवरकम द फ्रिक्शन, ठीक है, कुछ एनर्जी लॉस हो गई, और फाइनल जो हमारे पास बाहर निकली एनर्जी वो थी हमारे पास E2। तो फाइनल E1 एनर्जी जो इनलेट पे आ रही थी वो कितनी हो गई हमारे पास, अगर निकालनी हो तो कितनी हो जाएगी, E2 प्लस जो एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रियल फ्लूइड के केस में हमें हेड लॉस, जो हमारे पास लॉस हो रहा है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी लॉस पर यूनिट वेट किसके इक्वल आ जाएगा, हेड लॉस के इक्वल। ठीक है, तो एनर्जी लॉस क्या हो रहा है, देखो E1 पे E1 अपॉन रो जी, जो एनर्जी हमारे पास इनलेट पे है, प्लस E2 अपॉन रो जी प्लस जो लॉस हो रहा है। तो इसको जो बर्नौली इक्वेशन है उसके रियल फ्लूइड्स के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, सिमिलर वही इक्वेशन लिखेंगे, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 प्लस P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस इसमें हम क्या करेंगे, हेड लॉस जो HL होगा उसको इंक्लूड करेंगे। अब देखो अभी यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो हमारे पास जो इनलेट पे हमारे पास एनर्जी थी वो आउटलेट से ज़्यादा थी। ठीक है, तो वहाँ से हम HL की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी एट इनलेट माइनस एनर्जी एट आउटलेट अपॉन रो जी से हम हेड लॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं।